लेकिन उन्होंने जो शुरू में नारे दिए उस नारे से जो है प्रीतम सिंह डर गए, यशपाल आर्य डर गए, हरीश रावत डर गए, मनीष खंडूरी डर गए। मतलब जो लोग इतने बड़े पोर्टफोलियो में रखे गए थे उन पार्टी की ओर से, वो चुनाव लड़ने से डर गए, की सरकार बचा ली। तो अगर टीडीपी का जो ये मनसा है कि उनको जो है लोकसभा का अध्यक्ष का जो पद चाहिए, तो इसका मतलब वो महसूस कर रहे होंगे कि देर सवेर कभी भी जो है इस सरकार में कुछ भी हो सकता है। और अगर भाजपा उनको दे देगी ये पद, हालांकि इसकी जो है अभी वो नहीं कर सकते कि देंगे नहीं देंगे, लेकिन अगर वो देते हैं तो निश्चित रूप से वो उस दिन पहले दिन ही बीजेपी जो बैकफुट पर होगी। दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस पार्टी के लिए सम्मानजनक नहीं रहे, चिंताजनक रहे और कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। एक समीक्षा यह भी करेंगे कि आखिर उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता क्यों नहीं खुल पा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत जी आज हमारे साथ जुड़े हुए। सर स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे, उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी जो है अपना खाता नहीं खोल पा रही है। हालांकि कांग्रेस कहती है कि हमारा जो है वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ा है, पर खाता नहीं खोल पा रहा है। क्या बड़ा कारण मानते हैं आप? इसकी जो कारण में है वो कांग्रेस पार्टी के ही लोग हैं। और आपको ध्यान होगा जब चुनाव शुरू हो रहा था तो एक नारा आया आपकी बार 400 पार, और हालांकि वो सफल नहीं हुआ। आपकी बार 370 पार, वो भी जो है सफल नहीं हुआ। उन्होंने कहा था आपकी बार 5 लाख पार, वो भी सफल नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने जो शुरू में नारे दिए उस नारे से जो है प्रीतम सिंह डर गए, यशपाल आर्य डर गए, हरीश रावत डर गए, मनीष खंडूरी डर गए। मतलब जो लोग इतने बड़े पोर्टफोलियो में रखे गए थे उन पार्टी की ओर से, वो चुनाव लड़ने से डर गए। और इसीलिए जो ये हार हुई है, या वो उभर नहीं पा रहे हैं, या और बड़े बड़े मार्जिन से वो हार रहे हैं, ये उसी का कारण है कि वो जो है खुद ही सरेंडर कर गए। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि अगर बड़े चेहरे चुनाव लड़ते तो आज चुनाव के जो परिणाम है उत्तराखंड में कांग्रेस की फेवर में भी हो सकते? जो पूरे देश में चुनाव परिणाम आए हैं और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जो परिणाम आया, मतलब जिसके लिए कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा राज्य है, फैक्टफुली भी है, और जहां भगवान राम के मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को इतने भव्य और दिव्य रूप में जो है प्रचारित और प्रसारित किया गया था, तमाम तरह की बातें, उस स्टेट के भीतर बीजेपी हार गई। तो ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में मुद्दे खत्म हो गए थे, या बेरोजगारी खत्म हो गई, अंकिता भंडारी का मामला खत्म हो गया, ये सब तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब आप फाइट करोगे नहीं, आप मैदान में उतरने से पहले ही हरीश रावत कह रहे हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, उधर जो है यशपाल आर्य कह रहे हैं कि नहीं मैं अल्मोड़ा नहीं लड़ूंगा, मुझे नैनीताल में लड़वाइए। अब हालत ये है कि वो बताया जा रहा है कि वो अपना बूथ ही हार गए। मतलब इस चुनाव में जो है यशपाल आर्य के बूथ में भी उनकी पार्टी की हार हो गई है। उसी प्रकार आपने जो है प्रीतम सिंह वाला पक्ष देखा और मनीष खंडूरी के भागने का देखा। तो इस भागम भाग का ये जो परिणाम था कि जनता को लगा कि इस पार्टी के पास ये इस प्रदेश में जो मुद्दे हैं उनको उठाने का भी दम नहीं है बचा, और इसीलिए मुझे लगता है कि लोगों ने इनको नकार दिया। एनडीए गठबंधन सरकार बना रहा है, कैसा देख रहे हैं सर आप? नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की जो जोड़ी है वो सरकार बनाने में साझेदारी रहेगी, किस प्रकार देख रहे हैं आप? ये पहली बार हम सुन रहे हैं कि एनडीए सरकार बना रहा है। वरना पूरे चुनाव के दौरान किसी ने ये भी नहीं कहा कि भाजपा सरकार बना रही है। पूरे नारे, पूरे जो शोर शराबा था, जो पोस्टर थे, उसमें सब जगह कह रहे थे मोदी सरकार बन रही है। और तीसरी बार मोदी सरकार, यही बात की जा रही थी। तो चूंकि अब वो हुआ नहीं, तो ये सरकार बैसाखी वाली सरकार बनने जा रही है। और जो दम्भ था, जो घमंड था, जो दिखाई दे रहा था, जो तमाम संवैधानिक संस्थाओं को जो है दांव पे लगाया जा रहा था एक प्रकार से, उसके बाद जो जनता ने जो मैंडेट दिया है, उसके बाद आज मजबूरी है इन सरकार की कि बैसाखी के सहारे चलेगी। और ये बैसाखी के सहारे कितने दिन चलेगी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, और नहीं लगता कि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगी। क्योंकि जिन बैसाखियों के सहारे ये सरकार बनने जा रही है, कुछ निर्दलियों को जोड़ने की वो बात कर रहे हैं, वो टीडीपी को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जो 2 बार उनसे जो है छिटा कर अलग चले गए। वो नीतीश कुमार के सारे सरकार बना रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ उनके कई बार पैचअप हुआ, कई बार टूट गया है। तो अब चूंकि 1-1.5 साल बाद जो है अब बिहार के अंदर इलेक्शन होना है, तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार ज़्यादा समय तक वहाँ चलेंगे। और वो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात और भी होगी कि जो बातें कही जाती थी कि अब पूरे देश में यूसीसी लागू होने वाला है, और कॉमन सिविल कोड की जो बड़ी बातें कही जाती है कि अब हम ऐसा करने वाले हैं, जो सब बातें की जा रही थी वो उनको अब करना जो है इतना आसान नहीं होगा। और जो लोकतांत्रिक तरीका था, कल तक भी कहा जाता है कि भाई आपको सबको सहमति से बात करनी चाहिए, वो सब भी बातें अभी होगी। उसका एक हेल्दी डिस्कस जो है आपको हाउस में होता हुआ दिखाई देगा। और जिस दिन भी नीतीश कुमार को लगेगा कि भाई बिहार में उनके जो हैं कमज़ोर वो पड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो 1 घंटे का भी समय लगाएंगे कि जो है इस सरकार से क्विट कर जाएं। और जो इशू अभी टीडीपी को लेकर आया है कि उन्होंने कहा कि वो लोकसभा अध्यक्ष का पद अपने पास रखना चाहते हैं, ये एक बड़ी स्ट्रेटजी है। और लोकसभा अध्यक्ष का पद रखने का जो उदाहरण है
उसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब उत्तराखंड में 2012 में विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया गया तो हरीश रावत ने अपनी जीत पर जो है गोविंद सिंह कुंजवाल को जो है विधानसभा अध्यक्ष बनाया। और वो जो उनका निर्णय था वो उस दिन उनके काम आया जब जो है इस प्रदेश में सबसे बड़ा दल बदल हो रहा था, सरकार गिराई जा रही थी। लेकिन जो विधानसभा अध्यक्ष थे गोविंद सिंह कुंजवाल, उन्होंने हरीश रावत की सरकार बचा ली। तो अगर टीडीपी का जो ये मनसा है कि उनको जो है लोकसभा का अध्यक्ष का जो पद चाहिए, तो इसका मतलब वो महसूस कर रहे होंगे कि देर सबेर कभी भी जो है इस सरकार में कुछ भी हो सकता है। और अगर भाजपा उनको दे देगी ये पद, हालांकि इसकी जो है अभी वो नहीं कर सकते कि देंगे नहीं देंगे, लेकिन अगर वो देते हैं तो निश्चित रूप से वो उस दिन पहले दिन ही बीजेपी जो बैकफुट पर होगी। सर सवाल ये है कि नीतीश कुमार हों या चंद्रबाबू नायडू हों, दोनों लोकसभा का पद चाहते हैं, सीट एक है और दावेदार दो हैं और जरूरी दोनों हैं भाजपा के लिए, तो फिर कैसे सामंजस्य बैठाया जाएगा, ये सवाल ये भी है। ये सारा मसला सरकार बचाने का, मैंने कहा ना आपको कि अगर गोविंद सिंह कुंजवाल हरीश रावत की चॉइस के विधानसभा अध्यक्ष नहीं होते, और अभी आप तो देखते रहो इस प्रदेश के भीतर भी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको जो काम करने का तरीका है वो अपनी सरकारों को बचाने का है, तो निश्चित रूप से जो संवैधानिक पद है वहाँ पर बैठकर आप ये तो निर्णय कर पाएंगे कि आपको सरकार बचानी कि नहीं बचानी। या कल के दिन जब छिड़केंगे लोग, कल के दिन जब विद्रोह होगा या लोगों की अपनी मनमर्जी की बात नहीं होगी, और इसके अलावा तो और बड़ी बातें निकल कर कि जो एक एक दो सांसदों वाली भी जो पार्टियां वो भी मंत्रिमंडल में स्थान मांगने लगे। तो ये वो सरकार है कि पिछली बार जो नीतीश कुमार के पास भी इतने ही सांसद थे, लेकिन 2 साल तक नीतीश कुमार के एक भी आदमी को नरेंद्र मोदी ने जो है मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया। सर सवाल ये भी तो है, नीतीश कुमार जी कभी कांग्रेस के साथ रहते हैं, कभी लालू प्रसाद जी के साथ रहते हैं, कभी भाजपा के साथ गठबंधन बना लेते हैं। फिर सवाल ये भी, फिर विश्वास किस प्रकार से इस समय भाजपा कर रही है नीतीश कुमार का? आज तो बीजेपी की मजबूरी है ना, क्योंकि बैसाखी के सहारे चलना पड़ेगा, उनको बैसाखी चाहिए, नीतीश कुमार को आवश्यकता नहीं है। आज जो बीजेपी है इनको आवश्यकता नीतीश कुमार की है, तो इसीलिए वो उस मजबूरी का जो है वो समझ रहे होंगे उसकी गंभीरता को। और नीतीश कुमार के साथ जो पिछली टेन्योर में मैंने कहा था ना कि पूरे 2 साल तक नीतीश कुमार के किसी भी व्यक्ति को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया, और बाद में ऐसे व्यक्ति को दिया कि उसको फिर बीजेपी में ले गए, तोड़ फोड़ करके चले गए। तो जो बीजेपी का जो इतिहास है जो पिछले कुछ समय से कि वो अपने साथ जिन लोगों को जोड़ते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी पार्टी को तोड़ देते हैं, उनके विधायकों को तोड़ दिए, उनकी सरकारों को गिराने का काम कर दिया। आपने शिवसेना की हालत वहाँ देख ली, महाराष्ट्र के भीतर आपने एनसीपी की हालत देखी, उनके भी दौड़ फाड़ कर दिए। मतलब जो लोग भाजपा के साथ शामिल होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि भाजपा उस दल को नहीं तोड़ेगी, उनको समाप्त करने का काम नहीं करेगी, अपनी और ताकत बढ़ाने का काम नहीं करेगी। इसलिए आज जो मजबूरी है, इस मजबूरी में आज बीजेपी फंस गई है, और इसका निश्चित रूप से जो नई सरकार बनने जा रही है इसके लिए बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। सर अटल बिहारी सरकार में जीएमसी बालयोगी जो है स्पीकर रहे, और कहा जाता कि उस समय पर भी जो स्थितियां थी वो फेवरेबल नहीं थी, जीएमसी बालयोगी को मजबूरी में स्पीकर बनाना पड़ा। तो क्या उसी प्रकार की कंडीशन इस समय भी आ चुकी है वास्तव में कि आपको बनाना ही पड़ेगा, आपके पास विकल्प नहीं है? जब आपके पास 272 की फिगर नहीं होती है तो फिर आप लड़खड़ा के गिर जाते हैं। आप लड़खड़ा के गिर गए क्योंकि आपने कहा था आपकी बार 370 पार के लिए बीजेपी जा रही है, तो जनता ने नकार दिया। जब आपने अयोध्या की बात की, राम मंदिर की बात की, तो वहाँ लोगों ने नकार दिया। वहाँ अयोध्या ही नहीं, अयोध्या के आसपास की 7-8 सीटें सारी उस पूरे रीजन की आप हार गए। तो जब आपको जनता ने नकार दिया, आपको बहुमत नहीं मिला, तो अब आपकी मजबूरी है, और इस मजबूरी के लिए जब आप जिनके दरवाजे पे जाओगे तो निश्चित रूप से आपको उनकी सेवा शर्तें मांगनी पड़ेगी। जो अगर वो लोग कहेंगे कि उनके स्टेट को स्पेशल कैटेगरी में लाना है तो आपको माननी पड़ेगी, नहीं तो फिर आप क्विट कर जाएंगे, वो विड्रॉ कर जाएंगे। और भी जो बड़ी बातें हैं जो अभी आरक्षण को लेकर था, जो जाति जनगणना को लेकर था, ये आज अगर इंडिया गठबंधन इतने बड़े मुकाम पर पहुंचा है तो उसमें तो बहुत बड़ा रोल नीतीश कुमार का था। हालांकि नीतीश कुमार 11th आवर में क्विट कर गए, लेकिन आज जो ये ताकत इनको मिली है, जो जाति जनगणना का एक बिहार से शुरू हुआ मामला, उसी का जो है उत्तर प्रदेश में आपने रिजल्ट देखा, उसका राजस्थान में देखा, और तमाम उन जगहों पर देखा। तो इसीलिए आज इनकी मजबूरी है और इनको सब सुनना पड़ेगा। अब आपको वो वाली सरकार नहीं दिखाई देगी कि जो मनमानी करती थी, जो कहती थी कि हम कुछ भी पास करा ले जाएंगे। निश्चित रूप से कोई भी बात लाने से पहले इनको वो जो इनके 27-28 जो गठबंधन के लोग हैं, इनके साथ टेबल टॉक करना पड़ेगा, इनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा, और तभी ये कुछ कर पाएंगे। सर चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, दोनों चाहते हैं कि उनके राज्य को जो है विशेष राज्य का दर्जा मिले। क्या दोनों के राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा? क्योंकि पहले भी जो है नीतीश कुमार इस प्रकार की बात कह चुके हैं कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए, बिहार की आर्थिकी उससे जो सुदृढ़ होगी। क्यों नहीं मिलना चाहिए?
किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री है उसकी तो होनी उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टेट को ज़्यादा सही रखें। इस स्टेट उत्तराखंड में भी आपने देखा कि जब तक इसको विशेष राज्य का दर्जा हासिल था तो इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगी और टैक्स हेवन का जो लोगों को फ़ायदा हो उससे लोगों को मतलब इस प्रदेश की आर्थिकी बढ़ी, जीएसटी आया, इनकम टैक्स का जो रेशो था वो बढ़ा, तो वो उसमें कोई गलत वाली बात तो नहीं। और जब आप वहाँ पर जाकर घोषणा करते हैं कि ये 10,000 करोड़ रुपए चाहिए कि 12,000 करोड़ चाहिए कि 1 लाख करोड़ चाहिए कि 1.5 लाख करोड़ चाहिए, तो जब प्रधानमंत्री के मुंह से इस प्रकार के शब्द सुनेंगे तो निश्चित रूप से अगर आज नीतीश कुमार डिमांड करेंगे या चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं तो उसमें कहीं भी कोई गलत नहीं है। सर सवाल ये भी तो उठता है कि अगर प्रत्येक मुख्यमंत्री अपने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मांगने लग जाए तो फिर इकोनॉमी और पैसा कहाँ से आएगा? सवाल ये भी तो, इतना पैसा कहाँ से आएगा? अब ये तो वही बताएंगे जो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार 370 पार, जो कह रहे हैं 10 साल में हमने पूरे देश को बदल दिया, जो कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जो कुछ किया हमने किया, तो उनके पास कुछ ऐसे फार्मूले होंगे। और वो तो इसलिए भी बता सकते हैं कि इस उत्तराखंड को जो है अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के रहते हुए तो मिला था स्पेशल पैकेज, और वो भी तब जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी। तो जो केंद्र की सरकार है उसको इस बात का मंथन करना होता है कि वास्तव में जो सारी उंगलियां बराबर नहीं हैं, लेकिन जो कमज़ोर है उसको तो आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। तो अगर आपके पास कल तक यह फार्मूला था कि आप उत्तराखंड को स्पेशल कैटेगरी में ला रहे थे, तो आज आप बिहार को क्यों नहीं ला सकते? और आपने जो इतनी सारी वहाँ घोषणाएं की हैं, इतने बड़े बड़े जो हैं घोषणा पत्र आपने वहाँ जारी किए, मंचों से बड़े बड़े भाषण दिए, तो अब आप उसको आज सरकार बनाते आपको धरातल पर उतारना चाहिए उनको। सर बात इस विषय को लेकर भी करते हैं, चंद्रबाबू नायडू के बारे में भी करते हैं। 4% मुस्लिम आरक्षण को लेकर चंद्रबाबू नायडू जो है मुखर रहते हैं, अब सरकार के साथ सहयोगी रहेंगे, तो फिर क्या लग रहा है आप फिर भाजपा कैसे पचाएगी चंद्रबाबू नायडू? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया था, भाषण दे रहे थे इन्हीं 2024 के लोकसभा चुनाव में। उन्होंने कहा धर्म के आधार पर मैं किसी को भी आरक्षण नहीं लेने दूंगा। तो अब धर्म के आधार पर अगर बिहार में भी 4-5% आरक्षण है और वही आरक्षण अगर चंद्रबाबू नायडू के स्टेट में भी है, तो आप उनका समर्थन कैसे ले रहे हैं? अगर आप उन्हीं का समर्थन ले रहे हैं तो सवाल आपके ऊपर खड़े हो जाते हैं कि परसों तक आपने जो बातें कही थी, इसका मतलब आप खुद अपनी बात से बैकफुट पर आ गए। और जो सरकार पहले दिन से बैकफुट पर आ गई है और इस स्थिति में आ गई है कि उन्हीं से समझौता करना पड़ रहा है, जिनसे आप कल तक लड़ रहे थे, उन्हीं मुद्दों पर लड़ रहे थे, तो निश्चित रूप से जो चुनौतियाँ हैं वो बहुत बढ़ेंगी। आरक्षण को लेकर चंद्रबाबू नायडू ने जो है अटल बिहारी सरकार को जो बैकहैंड से जो है सर सपोर्ट किया था, फ्रंट पर वो नहीं आ सकते थे। क्या इस बार की उसी प्रकार की स्थितियां तो नहीं रहेंगी? क्योंकि 4% जो वोट बैंक है चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि बहुत जरूरी है उनके लिए। उनके नहीं, पूरे देश में ये चर्चा रहेगी। वो अगर मुस्लिम आरक्षण की बात चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार 2 लोग उठाएंगे, या जाति जनगणना की बात जो नीतीश कुमार का क्रिएशन है, उससे बीजेपी पार नहीं पा सकती। अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि नीतीश कुमार ने जो जाति जनगणना करवाई थी और जिसके लिए इन्होंने फिर अपने चुनाव में कहा, अमित शाह की रैली में, जेपी नड्डा की रैली में उन्होंने कहा हम करवाएंगे, चुनाव के बाद कराएंगे, वो बहुत बड़ी चुनौती होगी। और इस बीच इनके लिए एक और जो बड़ी बात है, जो चुनाव से पहले जो कहा गया था और इस चुनाव में वो भाग गए थे कहने से, उन्होंने महिला आरक्षण की बात कही थी, वो विधेयक पास हो गया, वो कब लागू करवाएंगे उसको? ये भी तो बड़े सवाल होंगे। इस सरकार ने चुनाव से के दौरान और चुनाव से पहले जो बड़ी बड़ी बातें की थी, उन बातों को अब धरातल पे तो उतारना पड़ेगा, आप उनसे भाग नहीं सकते। और इस बीच इनके लिए और बड़ी चुनौती ये रहेगी कि जो इनके बड़े स्टेट थे, जहाँ बड़ी बड़ी हार इनको देखने को मिली, वहाँ सामंजस्य कैसे बैठाएंगे, मंत्रिमंडल को लेकर क्या स्थितियाँ होंगी, उत्तराखंड को कोई सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, हिमाचल को मिलेगी नहीं मिलेगी, इन तमाम चीज़ों से अभी जो जूझने से पहले अभी जो वो सिर्फ अपनी सरकार बनाने तक ही जो स्थितियाँ उनकी है, तो निश्चित रूप से ये जो सरकार अभी तक तो बहुत कमज़ोर सरकार प्रतीत होती है। राव जी, क्या आपको लग रहा है कि लगातार क्लीन स्वीप भाजपा यहाँ कर रही है, इस बार भाजपा की गोद में एक बड़ा कैबिनेट का पद जा सकता है, ऐसी संभावना टटोल रहे हैं आप? ये तो पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहली सरकार में आपने देखा कि अजय टम्टा जो है वो भी मंत्री थे मोदी सरकार में, अजय भट्ट भी मोदी सरकार में मंत्री थे, रमेश पोखरियाल निशंक भी थे, उनसे पहले के दौर में अगर आप चल जाएं तो जनरल खंडूड़ी थे, बच्ची सिंह रावत थे, तमाम लोग हुए। लेकिन रिजल्ट क्या है? अब आपको बताना पड़ेगा कि जिनको आपने कैबिनेट मंत्री बनाया शिक्षा विभाग का, रमेश पोखरियाल निशंक, उनको क्यों हटाया आपने? उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया था? आपने उनको हटाया तो इसका मतलब आपने माना उन्होंने कुछ काम नहीं किया। आपने अजय भट्ट को बनाया तो अजय भट्ट बताए ना आज कि उन्होंने कौन सा काम करके दिया है। अजय टम्टा बने तो क्या करके दिया? सवाल सिर्फ मंत्री बनने का नहीं है। मंत्री बनने के बाद अगर आप धरातल पे कुछ काम नहीं कर पाते हैं
तो फिर वैसे मंत्रिमंडल का भी क्या कर लोगे आप? वो तो सिर्फ तब यही होगा कि भाई एक जो कैबिनेट मंत्री होगा या राज्य मंत्री होगा, उसको सरकार जो है बड़ा बंगला देगी, गाड़ी देगी, उसको सारे अलाउंसेस उसको मिलेंगे, उसकी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। लेकिन उत्तराखंड को क्या मिलेगा, ये बड़े सवाल हैं। लोग आज भी ढूंढ रहे हैं कि रमेश पोखरियाल निशंक ने वायदा किया था कि वो हर ब्लॉक में जो है स्कूल खोलेंगे, सेंटर स्कूल खोलने की बात हुई थी, कहाँ खुले? अजय भट्ट कौन कौन सी स्कीम लेकर आ गई थी, उनके रहते हुए अग्निवीर योजना आ गई, आज इस प्रदेश के लोग भुगत रहे हैं। तो निश्चित रूप से कोई भी मंत्री बने, कुछ बने, उस व्यक्ति को ये बताना पड़ेगा उसने उत्तराखंड के लिए किया क्या है। सवाल ये भी है कि क्या भाजपा की नज़र जो निर्दलीय सांसद है उन पर भी रहेगी, क्योंकि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू जो हैं कभी भी जो है पलटी मार सकते हैं। ऐसे में भाजपा चाहेगी कहीं ना कहीं जो निर्दलीय और सांसद है वो भाजपा की झोली में आ जाए। वो जो निर्दलीय हैं, एक तो दल ज्वाइन नहीं कर सकते हो, सबसे बड़ी दिक्कत, दल बदल कानून लागू हो जाएगा। वो सपोर्ट कर सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन वो शामिल नहीं हो सकते बीजेपी में, नहीं तो उनकी जो है उनका जो पद है वो खत्म हो जाएगा। गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। गठबंधन में मतलब वो जो मंत्री बन जाएंगे, सरकार को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को जो है उस बीजेपी में शामिल नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो उनका पद खत्म हो जाएगा। विषय ये है कि भाजपा ने इस बीच में भी जितने काम किए इस प्रकार से दूसरे दलों को तोड़ने के जो काम हुए, हमने देखा ना कि नीतीश कुमार के सांसद को तोड़ कर ले गए। वो उत्तराखंड में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लोगों को तोड़ दिया, वहाँ शिवसेना को तोड़ दिया, वहाँ एनसीपी को तोड़ दिया। तमाम तरह की जो तोड़ फोड़ की पॉलिटिक्स पिछले 10 सालों में बहुत तेज़ी से लोगों ने देखी है। सरकार की सरकारें गिरा दी हैं। तो ये जो लोग शामिल हो रहे हैं, इनके अंदर एक डर भी होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके दल के लोगों को तोड़ दिया जाए। तो इसीलिए आज वो डंके की चोट पर जो बात कह रहे हैं कि भाई लोकसभा का अध्यक्ष पद भी चाहिए, उनको जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री भी चाहिए, उनको जल बोर्ड भी चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई इस जो जितने भी बड़े पद हैं जो जिनको ये माना जा सकता है कि वो रेल से लेकर इस प्रकार के जो विषय हैं वो अपने पास उन पोर्टफोलियो को लेना चाहेंगे। तो चुनौती बढ़ेगी, और चूंकि जो आप काम करते हैं वो रिफ्लेक्ट होकर जरूर आते हैं। अगर आप दूसरों की सरकारों को कल तक गिरा रहे थे तो निश्चित रूप से अभी हिमाचल में आपने देखा ना कि 6 विधायकों को आप कांग्रेस के लोग तोड़ कर ले गए। वो 6 में से जब चुनाव लड़ने गए तो उनमें से जो 4 हार गए। तो वो अब न तो बीजेपी के रहे न कांग्रेस के, हार के घर बैठ गए वो लोग। तो निश्चित रूप से जो आम जनता है वो भी इन बातों को नोटिस करती है कि इस व्यक्ति को जो परसों तक यहाँ लड़वाया था, जिता के भेजा, क्या करने वहाँ गया। तो सारा फोकस चूंकि सरकार गिराने पर था, लेकिन हिमाचल के लोगों ने उन 4 विधायकों को जो हरा दिया, ये बड़ी बात है। ऐसा ना हो कि जो जिस प्रकार से लोग इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो आने वाले समय में वही जो लोग यहाँ शामिल होंगे वो कैसे टिकेंगे, किन शर्तों पर टिकेंगे, उनकी शर्तें पूरी होंगी नहीं होंगी, और जिस दिन नहीं होंगी तो वो फिर अपना नया रास्ता अपनाएंगे। बात एनडीए और इंडिया गठबंधन की करते हैं। अभी एनडीए गठबंधन जो है सरकार बना रहा है। सवाल ये उठता है कि यदि इंडिया गठबंधन को यह मौका मिलता तो क्या स्टेबिलिटी वाली सरकार इंडिया गठबंधन बना पाती या फिर जो एनडीए गठबंधन बना पाता, क्योंकि कांग्रेस के पास नंबर और भी कम है। देखो, कभी भी जो सरकार है इस पॉइंट पे नहीं चली कि किसके पास कितने ज़्यादा है कितने कम है। भारतीय जनता पार्टी ने जब गोवा में सरकार बनाई वो तीसरे चौथे नंबर पर थी, लेकिन उन्होंने सब खरीद लिए, सबको पकड़ कर ला गए तो सरकार बनागी। आज स्टेबल गवर्नमेंट वहाँ बना गए। ऐसे उदाहरण बहुत सारे इस देश में। और जो हाउस है, हाउस में ये नहीं माना जाता कि आपके कितने थे या कितने नहीं थे, आपको अपनी मेजोरिटी वहाँ सदन में जो है साबित करनी होती है। तो जो भी दल या जो भी गठबंधन है जो वहाँ पर बहुमत साबित कर सकता है, उसका तो नंबर, ये विषय ही खत्म हो गया कि उसके पास कितने और कितने नहीं है। जब कोई एक निर्दलीय व्यक्ति को भी जो है लोगों ने मुख्यमंत्री बनते देखा, तो ये तो इस देश में कुछ भी संभव है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि किसके ज़्यादा और किसके कम है। बहुत ज़्यादा वालों को भी हमने हारते हुए देखा है और बहुत कम वालों को भी सरकार चलाते हुए देखा है। राव जी, सवाल ये भी है कि ईवीएम मशीन पर हमेशा सवाल उठते आए हैं। ईवीएम वाली जो थ्योरी है, आखिर विपक्ष इसको लंबे समय से ईवीएम की बात कह रहा था, कैसे देखते हैं आप इसको? इस ईवीएम का जो पहला सवाल खड़ा किया था वो लालकृष्ण आडवाणी ने खड़ा किया। लालकृष्ण आडवाणी को जब प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया गया और उनकी हार हुई, तो उनको लगता था कि भाई कुछ गड़बड़ हुआ है। उनके पास जो फीडबैक था वो कुछ डिफरेंट टाइप का था। तो लालकृष्ण आडवाणी ने सबसे पहले इस देश में ये सवाल खड़ा किया कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। और वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हुए, देश के गृह मंत्री हुए हैं, बड़े बड़े पदों पर वो रहे हैं। उनके द्वारा एक सवाल शुरू किया गया था और इस सवाल को ही और आगे बढ़ाया था बीजेपी के प्रवक्ता हैं जीवीएल नरसिम्हा। जीवीएल नरसिम्हा ने इसके ऊपर कि वास्तव में ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम से सरकारें बनाई जा सकती है, गिराई जा सकती है, जो भी चीज़ें, उन्होंने बाकायदा इसमें किताब लिखी। तो जो ईवीएम को लेकर आज कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है, तीसरा कह रहा है, चौथा कह रहा है, वो चर्चा शुरू करने से पहले हमें ये जरूर पढ़ना चाहिए कि ये शुरुआत हुई कहाँ से। तो ये शुरुआत को करने वाले लालकृष्ण आडवाणी है और इसको जीवीएल नरसिम्हा है।
जीवीएल अभी जो है भाजपा में ही है, उनके प्रवक्ता हैं, और आडवाणी जी भी हैं, दिल्ली में ही हैं, वो कहीं गए नहीं हैं। ईश्वर उन्हें और दीर्घायु करे। उनसे ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि आपने उस दिन जो सवाल खड़ा करिए ईवीएम को लेकर, वो क्या था, उसमें कितनी सच्चाई थी। और जो आज इधर सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि सब जो है बरगलाने का काम है, तो उनको सबसे पहले जो आडवाणी और जीवीएल से पूछना चाहिए कि आपने ये सवाल पूछा ही क्यों। तो निश्चित रूप से शुरुआत कहाँ से हुई, किसने सवाल खड़े किए, आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं आडवाणी ने नहीं कहा था, आप नहीं कह सकते कि जीवीएल नरसिम्हा ने इतनी मोटी किताब नहीं छापी इस पर, वो तो सच्चाई है। तो जब भी ईवीएम के सवाल आएंगे इस देश में, पूरी दुनिया में चर्चा होगी कि हिंदुस्तान में ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, तो वहाँ आडवाणी और जीवीएल नरसिम्हा का नाम आता है। सर, गठबंधन की सरकार की बात करते हैं। इससे पहले यूपीए सरकार में गठबंधन की सरकार थी, तमाम सरकार पर तमाम घोटालों के आरोप लगे। कैसे देखते हैं आप, फिर गठबंधन की सरकार बन रही है, क्या लग रहा है कि वही प्रोसेस, वही चीज़ें दोबारा हो सकती हैं? सरकारों पे आरोप पहले दिन से लगते हैं और कई बार घोटाले साबित भी होते हैं। हमने देखा कि जब यूपीए 2 की सरकार थी तो बहुत बड़े स्तर पर इस प्रकार की बातें होती थी कि ये घोटाले हो गए, फलाने हो गए, तमाम तरह के 2G से लेके 3G और जो सब बातें हो रही थी, जीजा जी तक की वो बात करते थे। और हमने बाद में देखा भी कि भाई CBI ED वाले जो हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछताछ कर रहे हैं। हमने देखा कि जो रॉबर्ट वाड्रा उनके दामाद, उनसे पूछताछ हो रही थी। आज कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। कि इस देश ने देखा कि इतने बड़े घोटाले होने के बाद और इतने बड़े बड़े हज़ारों करोड़ के जो घोटाले बताए गए, किसी एक आदमी को जेल नहीं भेजा आपने। तो जिन घोटालों के आरोप पर आप कल तक जो है सरकार बना दे रहे थे, तो कहाँ गए वो घोटाले। और इस सरकार में भी एनडीए सरकार जब थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, बहुत बड़े बड़े घोटाले सामने आए, बहुत बड़ी बातें हैं। राहुल जी, मैं रोकना चाहूँगा, लालू प्रसाद जेल गए, पी चिदम्बरम जेल गए, बड़े बड़े चेहरे जेल गए। राहुल जी, कौन नहीं गया। जिस पार्टी में आज सबसे ज़्यादा लोग शामिल किए जा रहे हैं, बहुत सारे तो जेल से ही तो आ रहे हैं। और आज की तारीख में अभी आपने देखा कि इसी 2024 के चुनाव में 2 लोग अभी भी जेल में बंद हैं, वो चुनाव जीत गए। बहुत बड़ी बात है, वो अभी भी जेलों में हैं, वो जेल से चुनाव लड़े और वो चुनाव जीत गए। तो जेलों का, सरकारों के भ्रष्टाचार का, ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये तो अब ऐसा लगता है कि इस देश में एक सिस्टम ही बन गया है, जो निश्चित रूप से इस देश की जो मतलब एक पारदर्शी जो पॉलिटिक्स होनी चाहिए, उसके लिए घातक मैं से मानता हूँ। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस बार किंग मेकर की भूमिका में हैं। कैसे आप देख रहे हैं वास्तव में किंग मेकर की जो भूमिका है, ये भूमिका को निभा पाएंगे या फिर आने वाले समय में निहित स्वार्थ के लिए फिर एक तोड़फोड़ करेंगे? स्वार्थ किसका है? स्वार्थ तो इनका जिनकी सरकार नहीं बन पा रही है। स्वार्थ उनका जिन्होंने अपने साथ उनको जोड़ा है। उनकी कोई मजबूरी नहीं है, वो अपने अपने स्टेट में दोनों CM हैं, वो अपनी सरकारें चला रहे हैं, उन्हें दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ की बहुमत नहीं आया है। जब आपके पास 272 नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको नीतीश कुमार को भी नमस्ते करनी पड़ेगी, आपको चंद्रबाबू नायडू को भी रोज़ गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा, ये सब होगा। तो स्वार्थ जिसका है, जो सरकार चला रहे हैं, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहते हैं, गृह मंत्री कौन बनना चाहते हैं, रक्षा मंत्री कौन बनना चाहते हैं, दूसरे स्टेटों की सरकार कौन गिराना चाहती है, ये स्वार्थ वहाँ पता चलेगा किसका है। और उन लोगों को लेना आपकी मजबूरी है, तो निश्चित रूप से वो अपने स्टेट की तो बात करेंगे ही, और उन्हें करनी भी चाहिए। अच्छा सर, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बात करते हैं। दोनों सीएम फेस हैं और आने वाले समय में प्रदेश के मुखिया भी हैं। कैसे आप देखते हैं, क्या मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे वो कैबिनेट के पद के लिए? हाँ, उनके लिए तो अभी मुख्यमंत्री का पद बड़ा होगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री जैसी कोई ऐसी व्यवस्था उनके लिए हो, लेकिन अभी उनकी जो दोनों जो दल हैं, उनकी कमांड मतलब उनकी जो पहली चॉइस होगी कि उनमें से किसी के पास जो है लोकसभा अध्यक्ष का पद आ जाए, और मिनिस्टर से सेकेंडरी उनके लिए रहेगी, मेरा मानना है। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र राउत जी हमारे साथ थे, जिनके साथ हमने लोकसभा चुनाव की एक समीक्षा की। तो आप देखते रहिएगा और जुड़ते रहिएगा प्रवचन डिजिटल के साथ। धन्यवाद।